दिल्ली के मुगलिया लाल किले के मजबूत दरों दीवार और शाही ताज व तख्त को यह मालूम भी न था कि 24 अक्टूबर 1775 को उसकी गोद में पैदा होने वाले मुगल शहजादे सिराजुद्दीन बहादुर शाह जफ़र को अपने मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए ऐसी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी जिन्हें पढ़ने और सुनने वालों के दिल दहल जाएंगे। 30 सितंबर 1837 को जब शहंशाह हिंदुस्तान की हैसियत से तख्त शाही पर बैठे, उस समय मुग़ल शहंशाह का मान सम्मान करना, उनके दरबार में हाज़िरी के वक्त उन्हें नजराने पेश करना तथा करेंसी पर शहंशाह का नाम रखना अंग्रेज़ों की मजबूरी बना हुआ था। मगर धीरे धीरे अंग्रेज़ों की पकड़ इतनी मजबूत हो गई कि उनके द्वारा मुग़ल सम्राट को दिए जाने वाले सम्मान बंद कर दिए गए। सम्राट को पेश किए जाने वाले नजराने भी कम कर दिए गए। यहाँ तक कि कंपनी के सिक्कों पर से भी जो कि मुग़ल शहंशाह के नाम से जारी किए जाते थे, उनका नाम हटा दिया गया। नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि शहंशाह की मृत्यु के उपरांत उसके उत्तराधिकारी का चयन परंपरा अनुसार न करके गवर्नर जनरल की इजाज़त से किए जाने की पाबंदी लगा दी गई। दोस्तों, बहादुर शाह जफ़र अंग्रेज़ों से नफ़रत करता था। वह उन्हें देश के बाहर निकालने की कोशिश में था, मगर वह यह भी जानता था कि ताकतवर और चालबाज अंग्रेज़ों को अकेले ही देश के बाहर नहीं किया जा सकता था। उसने देश की सभी रियासतों के राजाओं और नवाबों से आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेकर फिरंगियों को देश से मार भगाने की अपील की। इसी के साथ अंग्रेज़ों से नाराज़ महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब पेशवा आदि ने भी बहादुर शाह जफ़र के साथ लड़ाई में जमकर हिस्सा लिया। बहादुर शाह ने सभी स्तर के लोगों को आज़ादी की लड़ाई में शामिल करने के लिए जागरूक किया। इस प्रकार स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई बहादुर शाह जफ़र के नेतृत्व में लड़ी गई। बहादुर शाह की ओर से 31 मई 1857 को अंग्रेज़ों पर एक साथ हमला करने की योजना तैयार की गई थी। बहादुर शाह जफ़र हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को मार भगाने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार थे। वह आज़ादी के ऐसे मतवाले थे कि उन्होंने अपनी जोशीली तकरीरों और संदेशों से आंदोलनकारियों की हिम्मत और हौसले को बुलंद कर रखा था। वह अपने परिवार समेत देश की आबरू और इज्जत के लिए कुर्बानियां देते हुए देशवासियों को भी इसकी प्रेरणा देते रहे। दोस्तों, उधर अंग्रेज़ भी क्रांतिकारियों के हौसले पस्त करने के लिए नए नए षड्यंत्र रचने में लगे हुए थे। कभी फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई जाती, कभी हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया गया कि मुसलमान मुगल शासन की जड़ें दोबारा मजबूत करना चाहते हैं। इसका ढिंढोरा पीट पीट कर हिंदुओं को आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों का साथ न देने के लिए बहकाया गया, तो कभी मुसलमानों को हिंदुओं के विरुद्ध करने के लिए समझाया गया कि हिंदू इस देश में हिंदू राज की स्थापना करना चाहते हैं। मगर हिंदू मुसलमान आज़ादी के मतवालों के आगे अंग्रेज़ों की यह चाल भी नहीं चल सकी। दोस्तों, उधर जब अंग्रेज़ों को यह मालूम हुआ कि बहादुर शाह जफ़र ने आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के लिए राजाओं व नवाबों को पत्र लिखे हैं, तो अंग्रेज़ बहादुर शाह के और भी दुश्मन बन गए। उधर विद्रोहियों का आंदोलन दिन प्रतिदिन जोर पकड़ता जा रहा था। अंग्रेज़ों ने संपूर्ण स्थितियों का दोबारा जायजा लिया। बहादुर शाह और उनके बड़े शहजादे को काबू में लेने के लिए एक नया षड्यंत्र रचा गया। उसने बहादुर शाह के संबंधी मिर्ज़ा इलाही बख्श को सम्राट बनाने का लालच देकर अपने साथ मिला लिया। इलाही बख्श ने राजगद्दी एवं धन के लालच में आकर अपनी वफादारी का रुख बदल दिया। अब वह अंग्रेज़ों के लिए जासूसी करने लगा। दोस्तों, उधर कुछ किस्मत ने ऐसी करवट ली कि बहादुर शाह जफ़र को हालात से मजबूर होकर लाल किला छोड़ना पड़ा। वह अपनी बेगम जीनत महल और एक बेटे को अपने साथ लेकर हुमायूं के मकबरे पर चला गया। इधर जैसे ही यह सूचना इलाही बख्श को मिली, उसने शीघ्र ही इसकी खबर मेजर हडसन को दे दी। हडसन अंग्रेजी सेना के साथ मकबरे पर ही पहुंच गया। उसने बहादुर शाह, बेगम जीनत महल और शहजादे को गिरफ्तार कर लिया। अब अंग्रेज़ों का दोबारा दिल्ली पर कब्जा हो गया।
दोबारा सत्ता में आने के बाद अंग्रेज़ों ने मुग़ल सम्राट को अपनी पूरी ताकत से जुल्म व सितम का निशाना बनाया। गिरफ्तारी के बाद उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाकर रंगून जेल भेज दिया गया। पीढ़ी दर पीढ़ी शाही ताज व तख्त का मालिक शहंशाह हिंदुस्तान अपने वतन की आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए अपने ही देश में विदेशियों के हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। लाल किले की शान व शौकत की ज़िंदगी से निकाल कर उसे रंगून जेल की एक छोटी सी काल कोठरी में अकेला ले जाकर डाल दिया गया। वहाँ उनसे किसी को भी मिलने की इजाज़त नहीं दी गई थी। शहंशाह को जेल की काल कोठरी में बहुत ही मामूली स्तर का खाना दिया जाता था। उन्हें वहाँ पानी पीने के लिए एक गिलास भी नसीब नहीं था। वह बगैर हवा की अंधेरी कोठरी में भूखे प्यासे पड़े रहते थे। दोस्तों, उधर शहंशाह की गिरफ्तारी की खबर जैसे ही उनके दूसरे बेटों को मिली, वे गुस्से से भड़क उठे। वे अपने पिता बहादुर शाह के अपमान का बदला लेने के लिए हुमायूं के मकबरे पहुंच गए। इसी बीच इलाही बख्श ने दोबारा जासूसी कर इसकी सूचना भी मेजर हडसन को दे दी। सूचना मिलते ही हडसन अपनी फौजी दस्ते के साथ हुमायूं के मकबरे पहुंच गया। इतिहास की एक अन्य पुस्तक में शहजादों की गिरफ्तारी के संबंध में उल्लेख किया गया है कि इलाही बख्श की मुखबरी पर मेजर हडसन हुमायूं के मकबरे पर पहुंच गया। उस समय बहादुर शाह जफर के परिवार से 3 शहजादे मिर्ज़ा मुगल, मिर्ज़ा खिर्ज और मिर्ज़ा अबू बकर अन्य कुछ आंदोलनकारियों के साथ वहां मौजूद थे। मेजर हडसन और लेफ्टिनेंट मैकडॉवेल मकबरे से आधे मील की दूरी पर ठहर गए। मेजर हडसन की मकबरे पर हमला करके शहजादों को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं हो सकी। उसने शहजादों के पास यह सूचना भेजी कि वह गिरफ्तारी को स्वीकार करें या फिर अंजाम के लिए तैयार रहें। शहजादों का हथियारों से लैस अंग्रेजी फौजी दस्ते से लड़ना आसान नहीं था, फिर भी वो अपनी हिम्मत से मुकाबले के लिए तैयार हो गए। यहाँ फिर इलाही बख्श ने अपनी गद्दारी का सबूत दिया। वह शहजादों का हमदर्द और रिश्तेदार बनकर बीच में उतर आया। उसने शहजादों को संघर्ष न करने के लिए बहुत समझाया, चापलूसी की, कई बातें करके बगैर संघर्ष के शहजादों को हडसन के सामने पेश होने के लिए राजी कर लिया। अंततः शहजादे गिरफ्तार कर लिए गए। मेजर हडसन तीनों शहजादों को घोड़े गाड़ी पर बिठाकर शहर की ओर ले गया। उसने हिंदुस्तान के उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहजादों को आधे रास्ते में ही सवारी से नीचे उतार दिया। शहजादे समझे कि अब उन्हें कैदियों की तरह पैदल ले जाया जाएगा, लेकिन यह स्थान तैमूरी नस्ल के आज़ादी के मतवाले शहजादों की कत्ल खाना बन गया। शहजादों को सवारी से उतारने के बाद मेजर हडसन ने उन्हें गुस्से भरी निगाहों से घूरा और अपनी बंदूक की गोलियां निहत्थे शहजादों की छातियों पर बरसानी शुरू कर दी। फिरंगी हडसन की बंदूक से निकलने वाली गोलियों की बौछार शहजादों के सीनों का गोश्त फाड़ती, पसलियां भेदती और हड्डियां तोड़ती हुई देश के शहीदों के पवित्र खून के फव्वारों के साथ छातियों को पार कर गई। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बहादुर शाह जफर के दिल के टुकड़े नौजवानों की शहीद लाशें अपनी मातृभूमि की गोद में तड़पने लगीं। जब शहीदों की लाशें ठंडी हो गईं तो हडसन द्वारा उनकी लाशों को एक रात के लिए कोतवाली के दरवाजे पर लटकवा दिया गया। हडसन ने अपने पागलपन की चरम सीमाओं को पार करते हुए तीनों शहजादों के कटे हुए सर एक थाल में रखकर उन्हें रेशमी कपड़े से ढकवाकर बहादुर शाह जफर के पास बतौर नजराना खुद पेश किया। दुखी बाप ने जब अपने नौजवान शहजादों के कटे हुए सर देखे तो वह इतने बड़े सदमे को एकदम सहन नहीं कर सका। वह गम के समुद्र में डूब गया। कुछ समय बाद उस बूढ़े बाप ने हिम्मत जुटाई तथा अपनी भावनाओं पर काबू पाकर एक लंबी सांस भरते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, तैमूर की औलादें ऐसी ही सुरखरू होकर अपने बाप के सामने आया करती थीं। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बहादुर शाह जफर, उसके परिवार का देश की आज़ादी पर मर मिटने वाला बलिदान एक दुख भरी सच्चाई है जिसे सुनकर हर एक दिल रो पड़ा होगा, धरती कांप उठी होगी और संपूर्ण वातावरण हाहाकार से गूंज उठा होगा। मेजर हडसन शहजादों को शहीद करके इतना खुश था कि उसने खुशी और घमंड के नशे में बहादुर शाह का मजाक उड़ाते हुए उनके सामने एक शेर पढ़ा, दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अब तैग हिंदुस्तान की। आज़ादी का बूढ़ा मतवाला बहादुर शाह जफर देश पर अपना सब कुछ लुटा देने के बाद भी इतना साहस और अन्य क्रांतिकारियों से इतनी उम्मीद रखता था कि उसने हडसन के जवाब में गुस्से से तमतमाते हुए यह शेर कहा,
गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तैग हिंदुस्तान की। आज़ादी का मतवाला शहंशाह बहादुर शाह जफ़र रंगून जेल की काल कोठरी में परेशानियों का मुकाबला करते हुए 7 नवंबर 1862 को अपना देश हिंदुस्तान अन्य क्रांतिकारियों के हवाले करते हुए इस दुनिया को अलविदा कह गया। भारत देश की पवित्र धरती अपने वीर सपूतों द्वारा दी गई कुर्बानियों पर गर्व करते हुए पूछना चाहती है, क्या ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कुर्बानियां वर्तमान युग में याद रखने के काबिल नहीं हैं? क्या देश की वर्तमान अथवा आने वाली पीढ़ियों के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि वह इन बलिदानों को पढ़कर या सुनकर इस देश की आज़ादी की कीमत को पहचान सकें? ये वीडियो अब यहीं पर समाप्त होती है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।